हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने अपने लास्ट वीडियोस में किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई होप आप सब ने वीडियोस को देखा है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 3। लेट्स बायो इट। हम सब ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में बांट दिया गया था। क्या थे वो 5 किंगडम्स? लेट्स रिवाइज। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के बाद नेक्स्ट किंगडम कौन सा होता है? किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। सो लेट्स बिगिन। Topics to be covered are, here we will do detailed study of kingdom protista। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर आता है 5 ग्रुप्स। पहला है क्राइसोफाइट्स, देन डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लेनॉइड, slime molds and protozoans. So we will study all the groups and detailed study of kingdom protista. Okay? तो चलिए देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। व्हाट आर देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, पहला पॉइंट है कि अंडर किंगडम प्रोटिस्टा दे ऑल इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ? वो सिंगल सेल का बना होता है। ठीक है, दे आर सिंगल सेल्ड। सेकेंड पॉइंट, दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब हुआ कि उसमें ट्रू न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। ओके, समझ में आई बात? सेकेंड पॉइंट, दे आर प्राइमरली एक्वेटिक, मतलब वो सिर्फ पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव स्यूडोपोडिया, flagella and cilia for locomotion। तो ये सब ऑर्गन क्यों होता है? सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया, क्योंकि इसके हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, दे रिप्रोड्यूस asexually and sexually, both ways they can reproduce। next point is, they may be autotrophic। ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ वो खुद से अपना खाना बना सकते हैं। उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट के प्रेजेंट में अपना खाना बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूग्लेना। ओके, हियर आई हैव रिटन यूग्लेना। नेक्स्ट, दे आर हेट्रोट्रॉपिक ऑल्सो, मतलब वो खाने को एंगल्फ करते हैं। वो क्या करते हैं? दे कैन कैप्चर फूड। दे आर होलोजोइक। ओके, तो वो बोथ वे से अपना खाना बनाते हैं, अपना एनर्जी बनाते हैं। अब आगे है कि किंगडम प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। कितने ग्रुप्स में? 5 ग्रुप्स में। सो लेट्स सी, these are the 5 groups you can see। first is chrysophytes। let's read with me। chrysophytes, फिर क्या है? dinoflagellate, then next is euglenoid, then slime molds and the last is protozoans। so these are the 5 groups under kingdom protista। children, these are very important, please remember it। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। ओके, सो व्हाट आर द 5 ग्रुप्स? लेट्स रिवाइज। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला ग्रुप, वो क्या है? क्राइसोफाइट्स।
ठीक है, तो क्राइजोफाइट्स नाम से डरना नहीं है। क्राइजो का मतलब हुआ गोल्डन, ये गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। और फाइट्स का मतलब हुआ दे आर रिलेटेड टू प्लांट्स, ओके। तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्राइजोफाइट्स। ये ना बहुत सुंदर दिखता है और ये गोल्डन होता है, चमकता हुआ दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्राइजोफाइट्स। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कितना सुंदर डायमंड डायमंड शेप का है ना। और ये वाटर करंट के हेल्प से फ्लो करता है पानी में, ये पानी में ही पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है क्राइजोफाइट्स। अब इसके अंदर क्या क्या है, क्राइजोफाइट्स में हम क्या क्या देखते हैं, उसमें पाया जाता है डाइएटम्स, ठीक है, कुछ डाइएटम्स होते हैं, कुछ गोल्डन एल्गे होते हैं और कुछ येलो ग्रीन एल्गे प्रेजेंट होते हैं। दे फ्लोट, मैंने बताया ना वो फ्लोट करता है वाटर करंट के हेल्प से, इसलिए उसको प्लैंकटन्स कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर करंट के हेल्प से फ्लोट करे उसे हम प्लैंकटन्स कहते हैं। तो दे फ्लोट पैसिवली इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर बोथ, दोनों जगह फ्लोट करते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब वो खुद से अपना खाना बना लेता है ना। तो वो फोटोसिंथेटिक है, वो क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है, वो सनलाइट के प्रेजेंट में अपना खाना बना लेगा। नेक्स्ट, जो डाई एटम्स होते हैं ना, डाई एटम्स के जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं इसके, क्योंकि कुछ इस तरह का दिखता है, वो इस तरह से ओवरलैपिंग शेल जैसा बनाता है, इसलिए बहुत हार्ड होता है। देखो जैसे ये नीचे से ये मेरा, जैसे आप एक सोप केस देखते हो ना, ऐसा सोप केस होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर से उसका ढक्कन लगा रहता है, तो कितने अच्छे से बैठा रहता है ना। उसी तरह से इसका सेल वॉल भी एकदम वैसे ही बैठा रहता है, ओवरलैपिंग शेल की तरह। दे मेक 2-3 शेल एंड दे ओवरलैप, और बहुत हार्ड होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बना होता है सिलिका का, इसलिए दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। इसलिए बहुत साल बाद वो जमा होते 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 एक अर्थ, एक मिट्टी ऐसा बना लेता है जिसे कहते हैं हम डाइएटमेसियस अर्थ, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ओके। और ये बहुत यूजफुल होता है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे डाइएटमेशियस अर्थ के बारे में, कि ये अर्थ कैसे बन जाता है। तो मैंने आपको बताया कि डाई एटम्स जो होते हैं उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सिलिका। वो सिलिका होने के कारण उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल। इसीलिए आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स इस सेल वॉल के डिपॉजिट होने के कारण वो लेयर्स फॉर्म कर देता है, सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डाई एटम्स that get accumulated over billions of years. So after billions of years वो जाके अर्थ पर एक परत जैसा जमा देता है, एक ऐसा मिट्टी हो जाता है, बना देता है, जिसे कहते हैं हम डाइएटमेसियस अर्थ। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है यही है हमारा डाइएटमेसियस अर्थ, and this is commercially very important. They are used in car polishing powder, toothpaste, paints, oil, etc. So they are very important commercially. Diatoms are considered as the chief producers in ocean. अब इसको chief producer भी बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सर्व करता है as the chief food source for all aquatic animals. ये चीफ फूड सोर्स है सारे एक्वेटिक एनिमल्स का, इसीलिए इसे कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर। दिस कैन कम इन योर क्वेश्चंस, इन योर एग्जाम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ 60 टन ब्लू व्हेल। ये एक दिया है एग्जाम्पल आपके बुक में कि जो ब्लू व्हेल होते हैं ओशियन में 60 टन का, उसके अंदर उसके गट में पाया जाता है अबाउट 2 टन्स ऑफ डाई एटम्स, 2 टन्स ऑफ प्लैंकटन इन इट्स गट, मोस्टली डाई एटम्स, क्योंकि वो तो खत्म होता ही, डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है,
तो वो व्हेल के गट में जाकर जमा हो जाता है। तो एक 60 टन ब्लू व्हेल के अंदर कितना टन का डायटम पाया जाता है? 2 टन का डायटम पाया जाता है। तो इसी को कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजलेट के बारे में। डायनो का मतलब क्या हुआ? डायनो का मतलब होता है टू, एंड फ्लैजलेट का मतलब हुआ कि उसके पास 2 फ्लैजला है, इसलिए उसका नाम पड़ा डायनोफ्लैजलेट। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दे आर मोस्टली मराइन, वो कहाँ पाया जाता है? मराइन वाटर में। एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है कि वो अपना खाना बना सकते हैं। दे हैव क्लोरोप्लास्ट। देयर सेलुलोसिक सेल वॉल, अब उसका जो सेल वॉल है ना वो बना होता है सेलुलोज का, इसलिए उसे कहते हैं सेलुलोसिक वॉल। वो जो उसका सेल वॉल है ना वो डिवाइडेड होता है इनटू प्लेट्स। आप यहाँ पिक्चर में देखो, यू कैन सी कैसे प्लेट्स की तरह बना हुआ है, कैन यू सी? और वो देता है उसको आर्मर्ड अपीयरेंस। आर्मर्ड अपीयरेंस का मतलब हुआ इट कैन प्रोवाइड विथ प्रोटेक्टिव कवरिंग। वो जो उसका सेल वॉल है ना वो इस तरह से लेयर्स में बैठा रहता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है। दे गिव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, इसलिए उसे कहते हैं कि दे गिव देम आर्मर्ड अपीयरेंस। आर्मर्ड का मतलब होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि उसमें पिगमेंट पाया जाता है। ये जो पिगमेंट है ना यही इसको रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्राउन कलर देता है। इसी पिगमेंट के कारण यू कैन सी द पिक्चर, दे आर कलरफुल। दे हैव रेड कलर, ग्रीन कलर, brown, blue, all the colors because they have pigment. Their cell wall have plates. मैंने बताया ना, they have cellulosic cell wall plates, और वो plates उसको protective covering देता है। They have 2 flagella. One is longitudinal, जो उसको locomotion में help करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो उसके help से जाता है। और दूसरा एक जो फ्लैजला है ना वो ट्रांसवर्सल होता है, जिसके कारण वो स्पिन करता है। आप लट्टू देखे हो ना, जिसको टॉप बोलते हैं, स्पिन टॉप इंग्लिश में, एंड हिंदी में हम लट्टू बोलते हैं। तो लट्टू कैसे घूमता है, उस पर हम थ्रेड ऐसे खींचते हैं तो वो ऐसे रोटेट करता है ना, स्पीडली स्पिन करता है। उसी तरह से उसमें 2 फ्लैजला है, एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सल। मैं आपको पिक्चर के साथ अभी बताऊंगी। तो उसके हेल्प से वो स्पिन करता है इन फरोज बिटवीन वॉल प्लेट्स। उसके जो फ्लैजला है वो उसको पूरी तरह से स्पिन करते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं डायनोफ्लैजलेट को हम वर्लिंग विप्स भी कहते हैं। वर्लिंग विप्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन स्पिन। अंडरस्टूड? एंड सम आर phosphorescent. phosphorescent का क्या मतलब हुआ? They can give colors. They shine. Okay, so they are also called phosphorescent. अब चलिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में पिक्चर के साथ देखते हैं। ओके, तो ये एक पिक्चर है, देखो यहाँ पर 2 वॉल प्लेट्स है। दिस इज डायनोफ्लैजलेट स्ट्रक्चर, दिस इज वन प्लेट एंड दिस वन इज अनदर प्लेट। ओके, अब यहाँ पे 2 फ्लैजला है, कैसे है? एक लॉन्गिट्यूडनल है, कैन यू सी? ये लॉन्गिट्यूडनल है, लंबा ऐसे निकला हुआ, और एक इसके बीच से दोनों सेल वॉल प्लेट के बीच में एक डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन में एक ट्रांसवर्सल फ्लैजुलम निकलता है, और जो इसको ऐसे रोटेट करता है, ऐसे जो ऐसे अगर एक बार पुल करता है, जिसके कारण ये पूरा स्पिन करता है ऐसे गोल गोल स्पिन करता है। सो दिस इज वन इज ट्रांसवर्स एंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल, और इसके हेल्प से वो स्पिन करता है, इसलिए इसे कहते हैं
whirling whips. Understood? तो अब हम पढ़ेंगे रेड टाइड्स के बारे में। रेड टाइड्स आपने नाम तो सुना होगा। तो ये कैसे होता है? ये अक्सर सी में देखा जाता है। इससे क्या होता है ना, रेड टाइड में पूरा जो समुद्र है ना, पूरा सी रेड कलर का हो जाता है। ये होता है ड्यू टू रेड डाइनोफ्लैजलेट के कारण। ऐसा डाइनोफ्लैजलेट जो जिसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट हो, तो वो क्या करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। तो उसके कारण पूरा सी रेड डाइनोफ्लैजलेट्स के कारण बहुत सारा हो जाएगा मल्टीप्लाई होने से, तो वो पूरा सी रेड कलर का दिखता है। इट मेक सी अपीयर रेड। यू कैन सी इन द पिक्चर आई हैव गिवन। सी यहाँ पे पूरा समुद्र, पूरा सी रेड कलर का दिख रहा है ना। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स। अब इतना सारा जो रेड डाइनोफ्लैजलेट का प्रोडक्शन हो जाता है ना, उससे एक टॉक्सिन रिलीज हो जाता है सी में। वो टॉक्सिन बहुत ही डेंजरस है फॉर सी एनिमल्स। दे आर फैटल। उससे मर सकते हैं फिशेस। सो दे रिलीज टॉक्सिन। टॉक्सिन्स रिलीज्ड by such large numbers and they are fatal to other marine animals such as fishes. Okay? और वो खतरा है दूसरे फिशेस के लिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है रेड डाइनोफ्लैजलेट का, जो है गोनियोलेक्स। क्या नाम है? गोनियोलेक्स। ओके? तो अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का नेक्स्ट ग्रुप है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स जो होता है ना, ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है? रुका हुआ पानी, जो पानी बह नहीं रहा हो, एक जगह इकट्ठा हो, वैसे पानी में आप देखोगे यूग्लेनोइड्स। ओके, वहां पे पैदा होता है यूग्लेनोइड्स। उसमें सेल वॉल नहीं होता है। इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर एब्सेंट। बट उसमें एक प्रोटीन रिच पेलिकल प्रेजेंट होता है विच मेक देम फ्लेक्सिबल। तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन रिच पेलिकल, ठीक है, बट सेल वॉल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव रेडिएटिंग क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट है तो वो क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो अपना खाना बनाएगा। अब कौन कौन सा क्लोरोप्लास्ट है? उसके अंदर क्लोरोफिल कौन कौन सा है? पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल। तो ये तीन पिगमेंट उसके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल। ओके? तो जो यूग्लेनॉइड होता है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। दो फ्लैजला होते हैं। जो पहला फ्लैजला होता है वो लॉन्गर होता है, जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। आप यहाँ पिक्चर में देखो, ये माउथ कैविटी है, इससे बाहर आ रहा है लंबा वाला फ्लैजला। तो इसका क्या फंक्शन है? दे हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। उसके बाद ये माउथ कैविटी के अंदर आप एक और फ्लैजला देख रहे हो। ये जो है ना, ये शॉर्टर फ्लैजला है और इसका काम है कि ये कैप्चर करता है फूड। तो कैसे करता है? तो ये जो शॉर्टर फ्लैजला है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है। रोटेट करने के कारण वो एक व्हर्लपूल क्रिएट कर देता है ना। जैसे आप वॉशिंग मशीन में देखते हो, पानी ऐसे ऐसे रोटेट करता है, तो ये अंदर में ऐसे ऐसे रोटेट करता है और वो आसपास के फूड को सीधा अंदर अपने माउथ कैविटी में एंटर कर देता है फूड को, और सीधा वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो जो शॉर्टर फ्लैजला है वो हेल्प करता है फॉर कैप्चरिंग फूड। समझ में आई बात? So there are two flagella. One is longer which help in locomotion and one is shorter which help in
फॉर कैप्चरिंग फूड। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वहां पर ये हेट्रोट्रॉपिक बिहेव करता है। दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉप्स, होलोजोइक बोलते हैं जिसको, जिसका मतलब है वो सीधा फूड को इनगल्फ कर लेता है, आसपास के फूड को इनगल्फ कर लेता है। एग्जाम्पल यूग्लेनॉइड का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूग्लेना। आई हैव गिवन द पिक्चर ऑफ यूग्लेना, यू कैन सी हियर। समझ में आ गया? गुड। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जो क्या है? स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड क्या होता है? ये सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक का मतलब हुआ वो ग्रो करेगा ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। आप देखे होगे, कभी देखे हो मॉइस्ट सॉइल के ऊपर ऐसे दाना दाना हो जाता है स्पोर्स की तरह, देखे हो? ध्यान देना, मॉइस्ट सॉइल के ऊपर, उसे कहते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ऐसे दाना दाना पाउडर की तरह जम जाता है। और आप कभी कभी देखना कि पेड़ के लॉग्स पे और लीफ पे ऐसा उठावा बन जाता है, इस तरह से उठावा, ऐसे उठावा बन जाता है छाता की तरह लीव्स के ऊपर, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। ये पाया जाता है ऑन लीफ एंड ट्रीज पर, ट्रीज के लॉग्स पे देखोगे आप ऐसे उठा रहता है। तो ये दो टाइप होता है स्लाइम मोल्ड का, एक सेलुलर और एक प्लाज्मोडियल। ओके, अंडर सुटेबल कंडीशन द सेल एग्रीगेट एंड फ्यूज। तो क्या होता है ना, छोटा छोटा सेल एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होकर एक बड़ा सा बना देता है। ठीक है, ऐसे बड़ा सा बना देता है, जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम, जो ग्रो करता है और स्प्रेड हो जाता है ओवर सेवरल फीट, वही जिसको बोलते हैं सेलुलर, ऐसे दाना दाना स्प्रेड हो जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दिस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। ये हो गया मेरा फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये सेलुलर जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा ना, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटू छोटू ऐसे पेड़ जैसा बन जाता है, और ये बहुत हार्ड होता है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। और ये टिप पे स्पोर्स जमा हो जाते हैं, टिप पे स्पोर्स जमा हो जाते हैं। यू कैन सी इन द नेक्स्ट पिक्चर। सी हियर इन दिस पिक्चर, यहाँ पर देखो कैसा है, ये स्पोर टिप पे जाकर ऐसे जमा हो जाता है। पहले ऐसा सेलुलर वे में रहता है, फिर फैल जाता है सेवरल फीट, फिर उसके बाद एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और ऐसे टिप जैसा फॉर्म कर लेता है, और ये है स्पोर्स। तो ये हो गया सेलुलर वाला और ये हो गया प्लाज्मोडियल। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्लाइम मोल्ड्स, दो टाइप का। ओके, दीज स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। बहुत, ये जो वॉल है ना, दे आर ट्रू वॉल्स दैट मेक देम एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। बहुत 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 सालों तक ये वैसे का वैसा ही रहता है। दे कैन सर्वाइव इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। अब स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैल जाता है? बाय एयर करंट। अब बहुत जोर से हवा चलेगी, तूफान आएगा, तो यही स्पोर्स उड़ जाता है, फैल जाता है। अंडरस्टूड? सो दीज आर स्लाइम मोल्ड्स। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट ग्रुप। वो क्या है? वो है प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? देखो, प्रोटो का मतलब हुआ दे आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले से पाए जाते हैं। एंड जोन्स का मतलब हुआ दे आर रिलेटेड टू एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के ये रिलेटिव्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, सो दे आर हेट्रोट्रॉप्स। दे हेट्रोट्रॉप्स का मतलब है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ठीक है, आइदर दे आर प्रीडेटर्स और दे आर पैरासाइट्स।
प्रीडेटर्स उसे कहते हैं जो दूसरे एनिमल को मार के खा लेते हैं, एंड पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर उसका खाना खाते हैं. सो दे आर मोस्टली पैरासाइट्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. मैंने पहले ही बताया प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव. सो दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. अब based on their locomotory organs they are classified into 4 major groups. तो ये आप याद रखिएगा. पहला है एमोबाइड प्रोटोजोअन्स. यहाँ मैंने लिखा है पहला है एमोबाइड. तो आप इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, नाम से पकड़ो, एमीबा होगा, है ना. तो एमीबा क्या करता है, वो स्यूडोपोडिया का यूज करके मूवमेंट करता है. नेक्स्ट है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन. तो नाम में लिखा है कि इसमें फ्लैजला होगा. ओके, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए इसे कहते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन्स. नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स. सीलिएटेड का मतलब उसमें क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा फॉर लोकोमोशन, इसलिए उसका नाम है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स. एंड द लास्ट इज स्पोरोजोअन्स. स्पोरोजोअन्स क्या करता है, वो नॉन मोटाइल होता है, उसमें कोई लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है. दे आर मेनली दे फॉर्म स्पोर्स. ठीक है, और वो स्पोर्स बनाते हैं जो एयर करंट में उड़ जाते हैं, स्प्रेड होते हैं. समझ में आई बात. तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स के पहले ग्रुप को, जिसका नाम है एमोबाइड प्रोटोजोअन. मैंने बताया ना, एमोबाइड प्रोटोजोअन्स. अब एमोबाइड का मतलब हुआ कि वो एमीबा फॉर्म करता है. उसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है स्यूडोपोडिया. ठीक है, स्यूडो का मतलब हुआ फॉल्स एंड पोडिया का मतलब हो गया फीट. तो ये फॉल्स फीट के हेल्प से, मतलब वो ऐसे ऐसे स्प्रेड करता है और खाने को इनगल्फ कर लेता है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर दिस वन. सो लाइक दिस इट स्प्रेड एंड देन इट कैन इनगल्फ फूड, खाने को स्वालो करता है. अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है और मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाता है. मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू कैन फाइंड एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स. नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मराइन वाटर में पाया जाता है ना, जो मराइन फॉर्म्स में रहता है, उसके ऊपर सिलिका शेल प्रेजेंट होता है, इसीलिए बहुत बहुत साल तक वो वैसे का वैसे ही रहता है. इट कांट बी डिस्ट्रक्टिबल. ओके, तो उसके ऊपर सिलिका शेल्स पाया जाता है जो मराइन फॉर्म्स में, मतलब जो मराइन वाटर में होता है. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि सम आर पैरासाइटिक. पैरासाइटिक का क्या मतलब हुआ, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रह के उसे मार के उसका खाना खाते हैं, तो उसे कहते हैं हम पैरासाइटिक. One example I have given, ant amoeba. Few more examples are given in your book. Please refer to that. Now, ant amoeba कहाँ पाया जाता है? Ant amoeba हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं एमीबाइसिस. इट्स एमीबॉइड डिसेंट्री. इसी के कारण होता है, एंट एमीबा के कारण ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है. So these are parasitic also. So these are the common characteristics of amoeboid protozoans with pictures. Okay. So our next group is flagellated protozoans. Flagellated नाम से क्या समझ में आया कि इसमें प्रेजेंट होगा क्या, इसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजला. ठीक है, जो हेल्प करता है इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में. नाउ ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, दे आर फ्री लिविंग, वो कहीं भी पा सकता है, कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, एवरीवेयर. एंड सम आर पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उसे मारकर उसे खाते हैं. ठीक है, जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं ना, वो बहुत सारे डिजीज पैदा करते हैं, दे कॉज डिजीज. तो आपके बुक्स में बहुत सारे डिजीज का नाम भी दिया है, मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से. पहला है
पहला डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन पैदा करता है? तो ये पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। ये क्या है? ये है हमारा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स है जिसमें फ्लैजला प्रेजेंट है। वो पैदा करता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। इसके वेक्टर का नाम है, वेक्टर का मतलब जो डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, फैलाता है, वेक्टर का नाम है सीसी फ्लाई। समझे? सीसी फ्लाई इंसेक्ट के वजह से ये डिजीज पैदा होता है। अगर ये इंसेक्ट काट लेगा तो ये हो जाता है डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस। नाउ सेकेंड मैंने बताया है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया इज अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स जो कॉज करता है, दिस इज अ प्रोटोजोअन, ये प्रोटोजोअन का नाम है, ठीक है। ये कॉज करता है डिजीज जिसका नाम है कालाजार। आपने सुना होगा कालाजार क्या है? इट इज अ सीवियर लीवर इन्फेक्शन, है ना। सो दीज आर द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय flagellated protozoans. You can see the picture here I have given. This is the picture. You can see there is a flagella present. Okay? इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ओके? तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ग्रुप जो है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। अब सीलिएटेड नाम से आप क्या समझते हो कि इसमें इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है सीलिया। ओके, इट्स लोकोमोटरी ऑर्गन इज सीलिया। सीलिया के कारण ये हमेशा मूव करते रहता है, इसलिए हम कहते हैं दे आर एक्टिवली मूविंग एक्वेटिक एनिमल्स। दे एक्टिवली मूव, और ये पानी में पाया जाता है इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। अब इसके अंदर एक माउथ कैविटी होता है जिसे कहते हैं गलेट। आई विल मेक अ रफ पिक्चर, सी हियर। जैसे ये है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ओके, मैं एक रफ पिक्चर बना रही हूँ। इसके वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। पूरे बॉडी पे इसके सीलिया प्रेजेंट रहता है ऐसे। ओके, अब इसके अंदर एक माउथ कैविटी है इस तरह से, माउथ कैविटी। इस माउथ कैविटी को कहते हैं गलेट। गलेट के ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होता है, इसीलिए सीलिया जो गलेट के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, उसके कारण वो भी हमेशा मूव करते रहता है। ये सीलिया भी हमेशा मूव करते रहता है, रोटेट करते रहता है। तो उस मूवमेंट से जो फूड लेडन वाटर है, मतलब जो आसपास का जो पानी है जिसमें खाना जमा है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके मूवमेंट के कारण वो अंदर चला जाएगा खाना, और जाके साइटोप्लाज्म में घुस के एक वैक्यूल बना देता है खाने का, और फिर वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, सो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया अराउंड गलेट स्टीयर द फूड लेडन वाटर, मतलब पानी में जिसमें खाना मिला है उसको स्टीयर करता है, उसको सीधा गलेट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ गलेट। ओके, अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो है पारामीसियम। पारामीसियम इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो बात समझ में आई? दिस इज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो पाया जाता है। अंडरस्टूड? तो हमारा लास्ट ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स का लास्ट ग्रुप है स्पोरोजोअन्स। ओके, स्पोरोजोअन्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं। ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर लाइक दिस, स्पोर फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पिक्चर, किस तरह से छोटे छोटे स्पोर्स ये फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम है स्पोरोजोअन्स। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या हुआ? ये लिविंग होस्ट के ऊपर रह के उसे डैमेज करते हैं और उसका खाना खाते हैं। सो दे आर पैरासाइटिक। दे आर वेरी इन्फेक्शियस। ये इन्फेक्शियस डिजीज पैदा करते हैं। In their life cycle, they have infectious spore-like stage.
ओके, तो ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया कौन पैदा करता है? इट इज कॉज्ड बाय स्पोरोजोअन्स, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोअन्स है, वो स्पोरोजोअन्स है जो मलेरिया कॉज करता है और जिसका वेक्टर का नाम है फीमेल एनाफिलीज। ओके, सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय स्पोरोजोअन्स, ये याद रखना, दिस विल कम इन योर एग्जाम, दिस क्वेश्चन विल कम। ओके, तो इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, दे आर पैरासाइटिक बट दे कॉज वेरी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। आई होप आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग बायोलॉजी क्लास, लेट्स बायो इट।